एक मिनट, पहले हम लोग एक 2019 का पेपर देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आई है। सॉल्व होगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर हम लोग आज एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर। चलो 2019 में इनकी प्रॉब्लम है, इसको जरा थोड़ा समझते हैं। फंक्शन में हमने बोला था प्रोग्राम नॉर्मली थर्ड या फोर्थ ही होता है शायद ना। हाँ फोर्थ है, चलो थर्ड या फोर्थ ही हो, ठीक। सेक्शन बी कहाँ गया भाई? अच्छा, अच्छा ये वाला, ठीक, ओके। तो अब जरा देखना ध्यान से, शायद सॉल्व है इसमें क्या। हाँ तो इसी में चेक कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिजाइन अ क्लास नेम शोरूम। एक दो कॉपी हमने देखी, उन्होंने क्लास के नाम में स्पेस दे रखी, गलत है। शोरूम है तो मिला के लिखना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंस्टेंस वेरिएबल ये तो डिक्लेयर कर लिए होंगे, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर्स होते हैं। इसके बाद पहला फंक्शन क्या है, कोई पहचानो जरा इसको। कंस्ट्रक्टर, ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है ना, ठीक है। तो अच्छा समझ गए, इसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? चलो ठीक है, ये हमने पढ़ाया नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी थी। और कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं। चलो तो वो कंस्ट्रक्टर ही आज हम बताएंगे, फिर अगली बार तुम्हें आ जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत थी कंस्ट्रक्टर के अलावा? नहीं। तो एक हेडिंग डालो जरा, आज हम लोग पहले कंस्ट्रक्टर ही डिस्कस करेंगे। और एक चीज हम बार बार क्लियर कर दें, ये जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तुम लोग का बैच क्योंकि लेट शुरू हुआ है, तो हम ज्यादा जैसे ओवरलोडिंग है ना, बाकी बैच में हमने 3-3 4-4 दिन पढ़ाई है। तुम लोग में अभी 1-2 दिन पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम भी पास है। तो ये हम लोग जो है इसको बाद में करेंगे और भी क्वेश्चन, ठीक है। तीनों लोग अलग अलग बैठना चाहे, तीनों लोग अलग अलग, गेट बंद कर दो पूरा, ठीक है। इधर आओ, हमने कुछ बोला अलग अलग बैठो, इधर कहीं आ जाओ। एक हेडिंग डालो। भाई अब थोड़ी देर शांत हो जाओ, टाइम हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, देखो क्या होता है कंस्ट्रक्टर, 2 मिनट पहले सुन लेना फिर नोट करेंगे। इसमें बोर्ड में अगर बात करें, बोर्ड में ये 2 नंबर का कुछ ना कुछ आता है। कभी ये थ्योरी में भी आता है और कभी ये प्रोग्रामिंग में भी आता है। प्रोग्रामिंग में जैसे आता है, जिन्होंने बना लिया उनको समझ में आ गया होगा, एक फंक्शन और जोड़ देते हैं कंस्ट्रक्टर का, बाकी कुछ काम है नहीं इसका। लेकिन हमें थोड़ा डेप्थ में समझना है कंस्ट्रक्टर है क्या, इस बात को पहले समझना। क्लास का नाम दे दिया हमने डेमो, इसमें नोट नहीं करना, अभी सुन लो पहले फिर लिखवाएंगे, क्योंकि फालतू चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये 4 वेरिएबल है ABCD, और फिर एक फंक्शन है यहाँ पे वाइड गेट। ये इसमें हमने क्या करा, ए और बी को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, मतलब असाइन कर ली, और फिर सी में इनका निकाल दिया सम, और फिर सम को हमने प्रिंट करा दिया। देखो ध्यान से, ये है ना, ये चीज समझ में आ रही है। एक फंक्शन है, उसमें 2 वैल्यू हमारी असाइन हो रही है, उसके बाद उसका सम निकाल के उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद इसी प्रोग्राम में हमने एक बना लिया क्या, मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक। मेन में एक जगह पॉइंट नोट कर लो, वहां पे आप फंक्शन एस्टिक बना के पॉइंट लिख लो ऐसे। आ कंस्ट्रक्टर, ए सॉरी फंक्शन, कंस्ट्रक्टर नहीं, आ फंक्शन may be called, a function may be called by 2 ways, a function may be called by 2 ways. Number 1, with object, with object, a function may be called by the 2 ways, यानी 2 तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। नंबर 1 विद ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज विदाउट ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं, विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। बट बोर्ड हमेशा विद ऑब्जेक्ट बोलता है, तो इसलिए कभी विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग ने कॉल नहीं किया। तुमने भी पेपर लगाए होंगे बोर्ड के, तो हमेशा लिखा होगा ना विद ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट,
तो ठीक है, बट बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल होता है। तो उस केस में क्या फर्क पड़ता है, और बोर्ड क्यों कहता है कि ऑब्जेक्ट से ही कॉल करो। तो अब हमने मान लो इस फंक्शन को कॉल करना है, किसको, गेट को। तो जब हमने गेट को कॉल किया तो हमने ऐसे लिखा गेट, ये देखो, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या हो क्या रहा है, कोई अच्छा दो चीज इस प्रोग्राम में, एक फंक्शन बना है गेट, और एक किस नाम से बना हुआ है, मेन। सबसे पहले कौन चलेगा, मेन। अगर मेन बना है तो मेन सबसे पहले चलेगा, नहीं बना है तो तुम क्लिक करोगे जिसपे वही चल जाएगा। तो जब ये मेन चला, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ये बताओ, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर ढूंढेगा क्या इस नाम का कोई फंक्शन बना है। अब वो ऊपर से ढूंढेगा, अगर ऊपर नहीं मिला तो वो मेन के नीचे भी ढूंढेगा। तो कहीं पे भी बनाओ, पूरे क्लास में ढूंढेगा। तो जैसे वो जाएगा, उसको ये फंक्शन मिल गया, दो बातें चेक करेगा, एक तो वो फंक्शन का नाम चेक करेगा और उसका पैरामीटर। यहाँ पे क्या दोनों मैच कर रहे हैं, क्या नाम भी सही है, अगर स्मॉल कैपिटल हुआ तो भी मना कर देगा कि नहीं चलेगा, और पैरामीटर भी सही है, देखो दोनों विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शन है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब जब एग्जीक्यूट होगा, अच्छा उसके पहले एक चीज सुनना, जब जावा का प्रोग्राम रन होता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल, उनको मेमोरी दी जाती है, हार्ड डिस्क में या रैम में मेमोरी दी जाएगी, और उसके बाद चलेगा क्या, मेन फंक्शन। जावा का प्रोग्राम केवल दो ही काम करता है, एक तो ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी असाइन करता है अगर कोई ग्लोबल है तो, और दूसरा फिर मेन ढूंढता है बना है कि नहीं बना है। तो अब जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे पहले ये चलेगा, और उसके बाद कुछ भी लिखा हो मेन चलेगा। तो जब ये लाइन चलेगी तो कंपाइलर क्या करेगा, हाँ इसमें रैम में चार वेरिएबल, चार बाइट के चार वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा ना, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है ना, ठीक है, चार बाइट के ये डिक्लेयर कर दिए, बट अभी इनमें वैल्यूज नहीं आई एक भी ना। अब उसके बाद किसकी बारी आ रही है, मेन की। मेन में क्या कर रहे हो तुम, हाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो कंपाइलर जाएगा यहाँ पे, अब वो ए को वैल्यू मिल गई कितनी, 5, बी को मिल गई 6, सी को मिल गई 11, हो गया। अब इसके बाद जब प्रिंटिंग करोगे ना, जब पहली बार एसओपीएलएन चलेगा, कंपाइलर पूरी मेमोरी को चेक करता है कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं खाली पड़ा हो। तो जब वो आया, ठीक है, यहाँ पे आया, जैसे ही वेरिएबल ये खाली पड़ा है तो उसने तुरंत मैसेज दे दिया, सम वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज, कह रहा भी कुछ वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया बट उसको यूज नहीं किया, और इसकी वजह से एरर आ जाएगी। ठीक, तो तुमने कहा कि भाई बहुत आसान सा है, इस डी को दिख रहा है, डी को हटा दो, लेकिन ध्यान दो लिख के दिखा रहा क्या, सम वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज, डी नहीं बता रहा। हमारे पास 4 वेरिएबल है तो डी समझ में आ रहा है कि डी छूटा है, बट इमेजिन करो यहाँ पे अगर 400 वेरिएबल होते तो क्या होता, तब बड़ा मुश्किल होता है ना याद रखना कौन सा छूट गया। और सॉफ्टवेयर बनता है उसमें तो 150, 200, 400 कितने भी हो सकते हैं। तो अब अगर कोई एक वेरिएबल छूट गया 400 में, और तुमने पूरा प्रोग्राम बना दिया 300-400 पेज का, और नहीं चल रहा है, मैसेज आ रहा है सम वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज, पता है डबल मेहनत हो गई। अब पूरे 400 पेज में ढूंढो कौन सा वेरिएबल छूट गया, बहुत मुश्किल काम हो गया। तो इससे बचने के लिए इन्होंने एक रास्ता ये निकाला, ठीक है। अब सुना, तो क्या करा इन्होंने, एक एक्स्ट्रा फंक्शन बोला बना दो, और इनमें सबको वैल्यू दे दो, उस फंक्शन को सबसे पहले चला दो, तो वो प्रॉब्लम खत्म। ये हमने बोला क्या, इसको सुनना फिर नोट करते हैं। अब इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहे हैं एक्स्ट्रा। क्लास का नाम था डेमो, क्लास का नाम डेमो था, इंटीजर ABCD, और एक फंक्शन बनाया स्पेशल फंक्शन, ध्यान से देखना, इसका नाम वही है जो कि क्या है, क्लास का। और उसके बाद इन वेरिएबल को तुम कोई भी वैल्यू दे दो, नॉर्मली तो लोग 0 0 0 ही देते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, हम चाह रहे हैं 1 2 3 देना, जो भी दे दो। हमने मान लो दे दिया 1 या 0 ही 0 दे दिया सबको, ठीक है, 0 और 0। अब देखो जरा, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम वही है जो कि क्या है, क्लास का। और दूसरी चीज, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या बताओ कोई, वॉइड। कहाँ लिखा है भाई वॉइड, हाँ, इस फंक्शन का कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। अदरवाइज वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू, ठीक।
तो इसमें void भी अलाउड नहीं है। तो एक स्पेशल फंक्शन जिसका नाम क्लास से मैच कर रहा है, नो रिटर्न टाइप, उसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। और काम क्या कर रहा है ये, सारे ग्लोबल वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज। लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी प्रॉब्लम आएगी, सम वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज। कोई गेस करो, किसी ने अगर पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर तो वो बता सकता है शायद। चलो कोई इधर देखो जा, अभी भी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर अभी भी वैसे ही आएगी। क्यों, अब फिर से सुनना, 4 वेरिएबल तुमने ABC बना लिए, ठीक है, ABCD 4 वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर लिए, ठीक। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी बोलो, मेन की। मेन में तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू किसको मिल रही है, ABC को मिल रही है ना। देखो ABC को मिली, क्या D को मिली, तो जब वो D को प्रिंट करेगा फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर वही प्रॉब्लम आई ना। तो सॉल्यूशन अभी नहीं निकला। तो अब इसका सॉल्यूशन ये था कि हम लोग जब भी कंस्ट्रक्टर बना होगा तो एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। हम क्या करेंगे, डेमो एक्स क्लास, वो ऑब्जेक्ट का नाम ये। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना, ये हम लोग बताते नहीं है, बट अब समझ में आएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए लिखा जाता है। इतना पार्ट तो ये ऑब्जेक्ट बना रहा है और इतना पार्ट क्या कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर, बट उसके साथ ही ये चलता है, ठीक है। तो अब जब ये प्रोग्राम हमने बना दिया, ये प्रोग्राम बना दिया, तो क्या हुआ, इसके बाद हमने लिखा एक्स रिकॉर्ड गेट, क्या अब एरर आएगी क्या, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर, अगर बना है तो। अब इसका एग्जीक्यूशन देखो, फिर से उसने 4 वेरिएबल इनिशियलाइज किए ABCD, ठीक। अब कौन सा फंक्शन चलेगा, मेन। मेन में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट, इसीलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाना चाहिए फिर बाकी काम। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, क्या चीज कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हमने कोई ना कोई वैल्यू दी है ना सबको, तो क्या कोई छूटेगा वेरिएबल, तो नहीं छूटेगा। अब तुमने 0 0 0 0 दे दी, अब ये खत्म कर सकता है, फिर वापस कहाँ पे आएगा, मेन में। अब मेन में तुम किसको कॉल कर रहे हो, गेट को। गेट में गए A5 B5, इसमें 5 ओवरराइट हो गया, 6 ओवरराइट 11। अब जब वो प्रिंट करेगा, केवल वो टिक लगाता है, चेक लगाता है क्या सबके पास वैल्यू है, सबके पास वैल्यू है कि नहीं, बताओ, है, सबके पास है ना। वो क्या प्रिंट कर देगा बता दो इस समय, ABCD की जो भी वैल्यू दी होगी ना, वो प्रिंट हो गई। क्या प्रिंट हो गई, हाँ, यहां पे अगर एक मिनट C में, ठीक है, अच्छा हमने वो लिखा ही नहीं था, यहाँ पे समझ में आ गया सबको। अब देखना है, कितने दिन से हम लोग कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, लेकिन हमने, तो इसका मतलब क्या, हम प्रोग्राम गलत बना रहे थे क्या। तो इसका भी आंसर सुनो, जब हम बना रहे थे प्रोग्राम, तो हर प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे कि नहीं, ये बताओ, बना रहे थे। कोई भी प्रोग्राम चेक करोगे बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनाया हमने। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, क्या चीज कॉल होती है, कंस्ट्रक्टर। बट इस बार क्या कंस्ट्रक्टर बना है, नहीं बना है। जब कंस्ट्रक्टर नहीं बना है तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर अपने अंदर ही अंदर, हम लोग को नहीं दिखेगा ये, वो एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और सबको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब डेटा टाइप हमारे कैसे हैं, इंटीजर, तो सबको क्या देगा, 0। अगर यहाँ पे डबल होते तो सबको क्या देता, 0.0। तो क्या प्रॉब्लम आएगी क्या बताओ। तो अब अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट ने खुद ही एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। बस इतना सा ओवरव्यू है, अब बाकी सब लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो अब लिखना शुरू करो, एक हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्टर तो हेडिंग है, मेन हेडिंग, उसकी डेफिनेशन लिख लो। कंस्ट्रक्टर इज अ, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अब लिख रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, एक हेडिंग फिर से लिख लो चाहे तो कंस्ट्रक्टर, उसके आगे लिख लो कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, यानी ये क्लास के अंदर ही बनेगा। कंस्ट्रक्टर इज अ member function of a class, member function of a class which is used to initialize, which is used to initialize the data members, which is used to initialize the data members। डाटा मेंबर का मतलब चाहे अपनी नॉलेज के लिए लिख लो ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है। which is used to initialize the data members, ठीक।
और इसके बाद एक नेक्स्ट लिखो जा प्रॉपर्टीज, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बोर्ड में इस बार इसी से कुछ ना कुछ आएगा। अभी जब हाफ ईयरली होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ इसी से आएगा, देख लेना। प्रॉपर्टीज, अभी हम बात कर रहे थे कुछ प्रॉपर्टी ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ खास बातें हैं। लिखो जरा नंबर 1, क्या कोई बता दो जरा, कोई पॉइंट एक बता दो। हाँ हाँ, वेरी गुड, नाम इसका सेम होता है ना, तो लिख लो इट हैज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास, इट हैज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास, ठीक है, जिस क्लास में बनेगा वही नाम होगा। सेकेंड, कोई प्रॉपर्टी बोलो। रिटर्न टाइप की बात करो। नहीं भाई, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और एक चीज सेट कर लो दिमाग में, वॉइड रिटर्न नहीं करता बट एक रिटर्न टाइप है, और कंस्ट्रक्टर का कुछ होता ही नहीं है, वॉइड भी नहीं होता है, तो लिख लो इट हैज नो रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप, ना वॉइड होगा ना कुछ भी नहीं हो सकता, इट हैज नो रिटर्न टाइप। कैसे ये कॉल होता है, कॉल करते हैं कि अपने आप कॉल होता है? अपने आप, कब? जब ऑब्जेक्ट बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो, इट इज कॉल्ड इम्प्लीसिटली, अपने आप को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इम्प्लीसिटली, इट इज कॉल्ड इम्प्लीसिटली, इम्प्लीसिटली, और ब्रैकेट में अगर वर्ड टफ लगे तो इसको हम लोग ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड इम्प्लीसिटली when we create, it is called implicitly when we create object of its class, it is called implicitly when we create the object of the class। और चौथी प्रॉपर्टी जो कि डेफिनेशन में लिख चुके हैं, वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। चौथी लिख लो जा, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज the data members, it is used to initialize the data member। ये चार प्रॉपर्टी से ही कुछ ना कुछ आएगा, देखना। अब एक हेडिंग डालो, टाइप्स। कंस्ट्रक्टर वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, बट हम लोग के कोर्स में 2 टाइप के हैं। अगर किसी बुक में मिल जाए क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसको काट देना, ठीक है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है कोर्स में। नंबर 1, इसके 2 नाम है, नॉन पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बोर्ड में नॉर्मली इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से देते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो हेडिंग है वही डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो लिख लो एक लाइन इसमें, अ कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, अ कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर is called non-parameterized constructor। A constructor without parameter is called non-parameterized constructor, ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लो फुल स्टॉप के बाद, यूजर यूजर assign a value, यूजर assign a value, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, यूजर assign a value to the data member, user assign a value to the data members for its initialization, for its initialization, ठीक। अब एक एग्जाम्पल इसका लिख लो, उससे थोड़ा क्लियर होगा। लिखते चलो साथ में, क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने नॉन पैरा। इस क्लास में कह रहे हैं कि भाई 3 वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, एक डबल टाइप का,
और एक कैरेक्टर टाइप का। और ये कितने वेरिएबल होंगे ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। अभी तुम लोग ने फंक्शन के क्वेश्चन लगाए तो देखा होगा ऊपर देते हैं ना वेरिएबल, तो वो दिए होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। मान लेते हैं इसमें 3 दिए। कंस्ट्रक्टर का नाम बताओ कोई। नॉन पैरा। और कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ नहीं। अब ठीक है, नॉन पैरा को वाइड भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना है इस बात के भी। नॉन पैरा, और इसमें हमें इनिशियलाइज किसको करना है, एबीसी को, ग्लोबल को ना। तो यूजर कोई भी वैल्यू दे देगा जो मर्जी होगी, ठीक है। तो हमने जैसे ए को दे दिया मान लो 1, बी जो है हमारा कैसा है, डबल है ना, तो उसको 0.0 या 2.0 दे दिया मान लो। और सी कैसा है, कैरेक्टर। वैल्यू लेकिन सुटेबल होनी चाहिए, डबल में हम कैरेक्टर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर में सी में मान लो हमने ए दे दिया ऐसे। ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बोर्ड के हिसाब से इतने एग्जाम्पल लिखना है, अगर बोर्ड कहता है राइट अ सुटेबल एग्जाम्पल तो इतना ही लिखना है। बट ये कॉल कैसे होता है इसके लिए हम लोग मेन भी बनाएंगे। तो इसी के नीचे लिखते हैं हम लोग मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ जरा, नॉन पैरा का। ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे दे देना, ओबीजे। ठीक, तो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई, नॉन पैरा। नॉन पैरा और ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी दे दो, हमने ओबीजे बोला है। इक्वल टू क्या, न्यू। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है ना, न्यू और फिर क्या, न्यू नॉन पैरा। ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर। हमने बोला ना ये जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्टर ने इस्तेमाल किया। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एबीसीडी में एबीसी में कोई वैल्यू पहुंच गई ना। अगर हम लोग इसके बाद यहाँ पे एसओपीएलएन में बोलते हैं कि एबीसी को जरा चेक करो क्या वैल्यू आई है, ए नोट करते चलो ये, और ये वाइड मेन बंद किया और ये बंद कर दिया क्लास। तो जरा गेस करो इसका आउटपुट क्या आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो लोग नहीं समझ पाए वो 1 मिनट देख ले इधर। हमने बोला कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, मेन। मेन में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या चीज कॉल होगी। और कंस्ट्रक्टर में ये जो ग्लोबल वेरिएबल थे जिनको मेमोरी मिल चुकी थी पहले ही, कभी सबसे पहले मिली थी ना, उनमें हमने वैल्यू दे दी, फिर हम वापस आ गए। अब अगर हम ए को प्रिंट करा रहे हैं तो जो ए को वैल्यू मिली थी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट आएगा क्या, 1 2.0 कॉमा ए। सिंगल कोट्स नहीं प्रिंट होगा, वो लिखने का तरीका है, ठीक है। लिख दोगे तो हालांकि बोर्ड मार्क्स नहीं काटता। तो ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी यूजर अपनी तरफ से कुछ भी देगा वैल्यू जो देना चाहेगा। पेपर में अगर दे दिया ये दो तो फिर तो वही देना पड़ेगा। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो जरा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नाम से आइडिया लग रहा होगा इस बार पैरामीटर होगा। तो लिखो a constructor, a constructor that uses, a constructor that uses the value of parameter, a constructor that uses the value of parameter to initialize, a constructor that uses the value of parameter to initialize the data member, to initialize the data members, ठीक। वो आगे मत लिखो, इस कॉल रिव्यू तो पता ही है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। फिर से हम वही वेरिएबल ले रहे हैं जैसे पहले लिए थे।
ए बी एंड सी। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, पैरा, और रिटर्न टाइप कोई नहीं होगा ये। और पैरामीटराइज है ना, कितने वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करने हैं बोलो, 3। तो यहाँ पे फिर 3 ही पैरामीटर चाहिए, ए बी सी नहीं ले सकते हम, बाकी कुछ भी लिख लो, मतलब एक्स वाई जेड हम लोग इसी के मिलता जुलता नाम ऐसे ले लेते हैं। एक इसके लिए लिया, ए के लिए, एक लेंगे हम लोग बी के लिए, और एक हम लोग लेंगे सी के लिए, ये ऐसे। क्या गलत है इसमें, कोई बता दो। ये वेरिएबल भी सी और एक वेरिएबल 2 बार नहीं डिक्लेयर हो सकता, ठीक है। तो ये C1 कर दिया हमने, नाम है एक्स वाई जेड भी ले सकते थे। अब हमें इनिशियलाइज किसको करना है, A1 B1 को कि AB को, AB वाले इनको इनिशियलाइज करना है ना, वैल्यू इनको पहुंचानी है। तो क्या लिखें, कोई गेस करो। हाँ, इस बार यूजर वैल्यू नहीं देगा, कौन वैल्यू देगा, पैरामीटर। पैरामीटर लिखा ना कि क्या लिखा डेफिनेशन, या देखो, इट इज यूज टू इनिशियलाइज विद द डेट, क्या लिखा है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर दैट यूजेस द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, किसको इनिशियलाइज करने के लिए, डेटा मेंबर ए बी सी को। तो अब इसको ए को कौन वैल्यू पहुंचाने वाला है, A1, वेरी गुड, ठीक है, अभी सही है। तो हम यहाँ पे लिखे A इक्वल टू A1, B इक्वल टू B1, C इक्वल टू C1, यानी वेरिएबल तो इनिशियलाइज हुए बट पैरामीटर से हुए, यूजर ने नहीं दिया ये। बट अभी एक क्वेश्चन ये आ गया कि भाई इनमें वैल्यू कहां से आएंगे, A1 B1 C1 में कहां से आएंगे। हाँ नहीं, थोड़ा सा गलत है अभी भी, इनमें कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आएंगी क्या, ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो उसको भी जरा थोड़ा क्लियर करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ऑब्जेक्ट बनाया हमने पैरा, ये बताओ ये सही है कि गलत है। अभी नोट ना करो, 1 मिनट सुनो, ये सही है कि गलत है, गलत है, क्यों गलत है। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया, फंक्शन सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है, और उसको कितने पैरामीटर चाहिए, 3। तो वो वैल्यू यहाँ से पहुंचेगी। अब या तो तुम डायरेक्ट लिख लो, या किसी वेरिएबल में इनपुट करा के उनके नाम लिख दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, अपनी तरफ से, ये एग्जाम्पल है, हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे देते हैं, बट वैल्यू सुटेबल होनी चाहिए। पहला पैरामीटर हमारा इंटीजर का, अगर तुमने कैरेक्टर दिया तो एरर आएगी, ठीक है। तो हमने क्या दिया 2, मान लो इसमें गया A1 में, 2.0 कह दिया, B1 में हमने A कर दिया, मान लो ऐसे, कुछ भी दे सकते हैं, सुटेबल होनी चाहिए। तो ये वैल्यू किस में जाके कॉपी होंगी, A1 B1 और C1। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये कौन से पैरामीटर हैं, एक्चुअल की फॉर्मल, फॉर्मल, वेरी गुड। और ये हमारे क्या है, एक्चुअल, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद प्रिंट करा लो, SOPLN A ये, और जो इसका आउटपुट लिख डालो, क्या आएगा। हाँ, बहुत इजी है, कॉपी पे लिख लो बस, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, उसने वैल्यू पास की, फिर कंस्ट्रक्टर में गए, कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज आ गई, और कुल मिला के आ गया 2, 2.0 और A, ये आंसर आ गया। तो कंस्ट्रक्टर सबको आइडिया लग गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक। चलो, अब इसके बाद एक लिखो और कंस्ट्रक्टर का लास्ट टॉपिक, एक हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन की ओवरलोडिंग होती है, वैसे कंस्ट्रक्टर की भी होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चलो भाई, जिसको याद हो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, हाथ उठा दो जरा। फंक्शन ओवरलोडिंग लास्ट टर्न में ही हमने बताई थी, जो भी आइडिया हो देख के ही चाहे बता दो, चलो।
हाँ, तो मेन पॉइंट है नाम सेम होंगे, पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग एक क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर बना दे, 1 2 3, अब जब ये कंस्ट्रक्टर है तो नाम तो सेम होने ही होने हैं, क्योंकि क्लास से मैच करेंगे तीनों के नाम ना। बट इसमें क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए, पैरामीटर। तो लिख लो, बस ये लिखना है। ठीक है, डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। इसमें सेम नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो मैच करेगा ही करेगा ना। डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास with different parameter list, with different parameter list is called function constructor overloading. With different parameter list is called constructor overloading. एक और लाइन इसमें ऐड कर लो, it implement the oops principle, it implement the oops principle। कौन सा, नहीं इनहेरिटेंस नहीं है भाई, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म, याद है बहुत सी चीजें। हाँ ठीक, इट इम्प्लीमेंट द oops प्रिंसिपल, oops प्रिंसिपल ये है, इट इम्प्लीमेंट द oops प्रिंसिपल नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अंडरलाइन कर लो। ठीक, चलो ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब एक एग्जांपल लिखो जा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, साथ में लिखते चलो। ये इस बार हमने केवल दो ही वेरिएबल लिए, एक इंटीजर और एक डबल। अब एक काम ये करो, इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज। चलो बनाओ, खाली कंस्ट्रक्टर बनाना है, मेन नहीं बनाना है। कंस्ट्रक्टर पूरा बनाना है भाई, वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, 0 1 जो भी देना है। पिछली बार जो एग्जाम्पल दो लिखे थे, एक तरह से उनको मिला के लिखना है। एक ही क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बन गया, पैरामीटराइज एक नॉन पैरामीटराइज। बिल्कुल सही है, ये गलत है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वो ठीक। अब जरा सुनो, पहला हम लोग बना रहे हैं नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट। नाम क्या होगा कंस्ट्रक्टर का, ओवर। कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ओवर, ये, और कोई भी ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक, अब हम इसमें एक्स और वाई को हम अपनी तरफ से कुछ भी दे देंगे। ठीक, वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें चेंज मत करना, जो भी तुमने दिया हो। ये मान लो हमने दे दिया 2.0, सही है कि गलत है, बोलो। सही है। तुमने अगर 0.0 दिया है वो भी सही है। ठीक है, करेक्शन की जरूरत नहीं है। अब एक कंस्ट्रक्टर और बनाएंगे पैरामीटराइज, उसका नाम क्या होगा कंस्ट्रक्टर का, ओवर। सेम क्लास में है तो नाम तो सेम होगा। और इसमें कितने पैरामीटर, दो, एक इस x के लिए और एक y के लिए। ठीक है, नाम कुछ भी ले लो, हमने कह दिया इंटीजर x1, दूसरे का डेटा टाइप बोलो डबल, डबल y1, ये सही है। इसके अंदर की पहली लाइन बोलो क्या, हाँ। कुछ लोगों ने अगर ऐसा लिखा है तो ये करेक्शन कर लो, ये गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें नहीं आएगी।
एक्स में वैल्यू आएगी किसकी, पैरामीटर की। ये चेक कर लो, ये शायद मिस्टेक होती है कभी कभी। ये अब सही है, क्योंकि वैल्यू हमेशा इधर से इधर आती है, तो एक्स की वैल्यू इसमें आएगी और इसमें आएगी, ठीक। और ये कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई दो कंस्ट्रक्टर क्यों, क्या और भी ओवरलोडिंग हो सकती है इसमें कि नहीं, बोलो। और भी हो सकती है। एक हम और कंस्ट्रक्टर बनाए, उसमें हम एक इंटीजर ले लें और दूसरा लेना, उसमें क्या करें, x इक्वल टू x1 और y को दे दें 0.0। ऐसे हम कई बना सकते हैं ना, बट जरूरत नहीं है, हमें तो एग्जाम्पल दिखाना है, तो दो सफिशिएंट है। अब दो क्यों बने इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आपने लिख दिया ओवर, एक मिनट जरा रुक जाना, फिर बाद में नोट करना कुछ चीजें हम बताए। इंटीज ओवर ए इक्वल टू न्यू ओवर, ये देखो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ए ने, बोलो। ऑब्जेक्ट ए ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया कि नहीं किया। ये पार्ट कंस्ट्रक्टर का है ना। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, ये क्वेश्चन पूछने का ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर। अब कोई कह रहा है भाई हम कंस्ट्रक्टर ना कॉल करें तो ये एरर आ जाएगी, ऐसा चलता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर चला। अब इसके बाद ये तो काम एक हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ थोड़ा हम लोग और डेप्थ में चल रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, अभी तक हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, बार बार हम लोग बोले ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बट इस ऑब्जेक्ट की थोड़ी चीजें पॉइंट समझना। ये ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा टाइप क्या है, बोलो। ओवर, वेरी गुड। इसका डेटा टाइप है क्लास। किसी को अगर याद आ रहा हो नॉन प्रिमिटिव के, कुछ लोगों ने एग्जाम्पल याद किए होंगे कभी, कोई एग्जाम्पल बताओ नॉन प्रिमिटिव के। एरे था, और बताओ स्ट्रिंग, और बताओ क्लास, वेरी गुड। ये क्लास वही है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है भाई, क्लास, है ना। तो ये वही क्लास है जो हम लोग एग्जाम्पल याद किए। तो अब सुनना यहाँ पे, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना ए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास के सारे वेरिएबल आ गए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास ओवर के सारे डेटा मेंबर्स आ गए। कौन कौन है डेटा मेंबर, हाँ दो ही है, एक्स और वाई। तो इस ऑब्जेक्ट ए के अंदर एक्स आ गया और एक क्या आ गया, वाई। कितना काम हुआ। अगर हमें इस x को इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a डॉट एक्स इक्वल टू 5। हम लोग डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो अभी तक तो बहुत सिंपल सी चीज चल रही थी। अब इस ऑब्जेक्ट a ने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बोलो। पैरामीटराइज की नॉन पैरामीटराइज। तो वो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो वो यहाँ पे जाएगा और इसके ए के जो एक्स और वाई हैं उसमें वैल्यू आ जाएगी क्या, 1, 2.0। इतना काम हो गया केवल इस लाइन में। अब हमने इसी क्लास में एक ऑब्जेक्ट और बना लिया। दो ऑब्जेक्ट के नाम सेम नहीं हो सकते, न्यू ओवर, और इस बार हमने दे दिया यहाँ पे 5,7.5। अब क्या ध्यान से देखना, फिर से ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। इसके बी के अंदर बोल दो क्या क्या होगा, इसके अंदर x होगा और y, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, और इसके पास कौन कौन से डेटा मेंबर है, x और y। लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, पैरामीटराइज। तो यानी इस ऑब्जेक्ट में जब b बना तो उसके अंदर x था, उसके अंदर y था, बट उसके अगर, अच्छा एक चीज और, इसमें अगर हम इसको ना लिखते, ये अभी बाद में नोट करना, पहले सुन लो। अब क्या होता बोलो, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी डिफॉल्ट को ही कॉल कर रहा है ना, और जब इसके कॉल करता तो इसके अंदर क्या आते, बी के एक्स और वाई में 1 और 2.0 वही सेम आते। बट फिर तो वो मतलब नहीं है, पैरामीटराइज का भी एग्जाम यूज करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5,7.5। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो ऑब्जेक्ट बी बनेगा, उसके अंदर एक्स और वाई जनरेट होंगे, और ये ऑब्जेक्ट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये वैल्यू 5 और ये किस में कॉपी हो जाएंगी, x1 और y1, और वो वैल्यू किसको पास कर देंगे। तो हमें यही तो टारगेट था, कंस्ट्रक्टर का यही काम था, ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। और इसके बाद हमने लास्ट में, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लास्ट में
इसकी प्रिंटिंग भी की जाए, इसका आउटपुट बता दो फिर नोट करो। हमने लिख दिया यहाँ पे ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स, ये लिख दिया, ठीक। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे ए डॉट वाई प्लस कॉमा बी डॉट वाई, ठीक है। ये हमने बंद किया मेन, और ये बंद किया क्लास। सबसे पहले मेन चलेगा, कंस्ट्रक्टर चले, सब कुछ हुआ, आउटपुट बताओ। 1,5, दूसरे में 2.0, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया, अब नोट कर लो इसको। आउटपुट भी नोट कर लेना ध्यान से ना, कभी रिवीजन करोगे तो काम आएगा। अब अगर इतना किसी को भी आ गया समझ में, कंस्ट्रक्टर अब कुछ नहीं देखना है कंस्ट्रक्टर में। और जब कभी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बस कंस्ट्रक्टर के लिए केवल इतने ही पढ़ लेना, कुछ भी मत पढ़ना। बुक से पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसमें इतनी चीजें लिखी हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ आगे भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं कंस्ट्रक्टर में। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, उससे मतलब नहीं हम लोग को। आउटपुट जरूर नोट कर लेना जो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बस इतना ही रखना है आज। और कल क्लास होगी भाई सुबह 8 बजे, ध्यान रखना सभी लोग।